is Radhika Gaur with the session number 9 of your chapter Structure of the Atoms. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं, in which we are going to discuss about in-text questions of a NCERT textbook. So let's start with the question number 1. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर कैनाल रेज। जो कैनाल रेज हैं वो क्या होती हैं। तो जब भी मैं आपको जो प्रोटॉन्स हैं उनकी डिस्कवरी के बारे में स्टडी करा रही थी इन सेशन नंबर 2 आई गेस, तो वहां पे मैंने आपको कैनाल रेज के बारे में बताया था। कैनाल रेज क्या होती है? एनोड रेज होती हैं, are the positively charged rays which are seen moving from the anode towards cathode in a specially designed discharge tube. तो एनोड रेज, जो कैनाल रेज है उनको हम एनोड रेज भी कह सकते हैं। और वो क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज रेज होती है, जो हमें कैसे दिखती है कि एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हुए दिखती है। बट वो क्या कहाँ पे होता है? एक स्पेशली डिजाइन डिस्चार्ज ट्यूब में होता है, जिसमें जो कैथोड होता है वो हम पोरस कैथोड यूज करते हैं। तो ये हमने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के टाइम पे स्टडी किया था कि जो एनोड रेज हैं उनकी स्ट्रीम निकली थी ना, एनोड से एनोड रेज की स्ट्रीम निकली थी और उसी के बेसिस पे प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। तो क्लियर हुआ कि जो कैनाल रेज हैं वो क्या होती हैं? पॉजिटिवली चार्ज रेज होती हैं which are seen moving from the anode towards cathode in a specially designed discharge tube. Next question है, if an atom contains one electron and one proton, will it carry any charge or not? कोई भी एक एटम है जिसके पास एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, क्लियर? क्या उसमें चार्ज होगा या नहीं होगा? Obviously no, because the charge on one electron is -1 and the charge on proton is +1. जो relatively charge होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है और प्रोटॉन पे +1 होता है। -1 और +1 को जब हम ऐड करेंगे या फिर वी कैन से जब वैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। दिस इज द रीजन देयर विल बी नो चार्ज, because the charge on electron and the proton will valence each other and neutralize each other. Next question है, on the basis of Thomson's model of an atom, explain how the atom is neutral as a whole. थॉमसन्स का जो मॉडल है एटम का, उसके बेसिस पे हमें ये बताना है कि जो हमारा एटम होता है वो न्यूट्रल कैसे होता है। अभी याद कीजिए जो थॉमसन्स का मॉडल था उसके अकॉर्डिंगली हमने एक चीज के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट वाज दैट? वो ये थी कि जो थॉमसन्स का मॉडल है उसने ये बोला था कि जो पॉजिटिव स्फीयर होता है वो स्फीयर जो होता है इसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट रहता है, जबकि जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो उसमें एम्बेडेड रहता है। जैसे वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं वो एम्बेडेड रहते हैं, क्लियर? उनके अकॉर्डिंग क्या था, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वो इक्वल है, तो जब मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा तो क्या होगा? वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। दिस इज द रीजन द एटम वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अकॉर्डिंग टू द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड की जो मॉडल था एटम का उसके बेसिस पे which subatomic particle is present in the nucleus of an atom. तो वो जो एटम है उसके न्यूक्लियस में कौन सा सबएटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट रहता है? तो अभी देखो जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, रदरफोर्ड ने ये बताया था। therefore proton is present inside the nucleus, इसीलिए जो न्यूक्लियस है उसके इनसाइड प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है। क्लियर? that the nucleus is positively charged according to Rutherford's model of an atom, that is proton is present inside the nucleus. Next question is, draw a sketch of Bohr's model of an atom with 3 shells. 3 shells के साथ हमें बोर के मॉडल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। अभी एग्जांपल के लिए हम सोडियम ले लेते हैं, उसमें 3 सेल प्रेजेंट होती है KLM विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 की सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8,1। अब देखो फर्स्ट शेल में 2n² के अकॉर्डिंगली सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते थे ना, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में प्रेजेंट रहेंगे। सेकंड शेल में 2n² रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जा सकता है, तो सेकंड में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे। और थर्ड शेल में क्योंकि सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अब रह गया है तो 1 इलेक्ट्रॉन हम थर्ड शेल में फिल कर देंगे, दैट इज उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। सो दिस इज द स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक would be the observation if the alpha particle scattering experiment is carried by using a foil of a metal other than gold? क्या आप सोचते हो? आप खुद बताइए, what
विल यू थिंक, क्या आप सोचेंगे कि यदि हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का, यदि उसमें हम थिन गोल्ड फॉइल की जगह कोई और मेटल की कोई और मेटल की फॉइल यूज कर लेते तो क्या होता? एक्चुअली एज द थिकनेस ऑफ द फॉइल इंक्रीजेस, जैसे ही हमारे फॉइल की थिकनेस इंक्रीज होती, द पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्टनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिक्रीजेस। तो जो एक्सपेरिमेंट के करेक्ट होने की जो पॉसिबिलिटीज थी वो उतनी ही डिक्रीज होती जाती। Therefore, use of gold in this case is preferred. इसीलिए हमने गोल्ड का यूज किया था, क्योंकि गोल्ड जो होता है हाईली मैलेबल एंड डक्टाइल मेटल होता है, उसे हम काफी ज्यादा थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम उसे थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स इज दैट उसकी जो थिकनेस है वो नहीं रहेगी। थिन शीट होने की वजह से जो एक्सपेरिमेंट है उसकी करेक्टनेस की जो वैल्यू है, पॉसिबिलिटी है, वो ज्यादा बढ़ जाएगी। While in case of other metals, the possibility of correctness of the experiment will decrease. Therefore, we use gold in this case. Clear? So the next question is, name the 3 subatomic particles of an atom. जो एटम है उसके 3 subatomic particles के बारे में आपको बताना है। तो 3 subatomic particles क्या होते थे एटम के? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता था वो हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जो प्रोटॉन है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता था? इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता था? इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10⁻³ किलोग्राम और प्रोटॉन का 6.27 into 10⁻24 और सेम टू सेम न्यूट्रॉन का। तो क्या हुआ, जो मास है रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन का तो 0 होता था, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1 यूनिट होता था। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सबएटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं बाहर, जबकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं। जितना भी मास होता है एटम का वो न्यूक्लियस डिटरमाइन करता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट। एक हीलियम एटम है जिसका एटॉमिक मास क्या है? 4 यूनिट है एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, और उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव? उसके पास कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? तो देखो मास नंबर क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर? मास नंबर हमें गिवन है 4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें गिवन है 2 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 2। Thus the helium atom will contain 2 neutrons and 2 protons. Clear? So the next question is, write the distribution of electrons in carbon and sodium atoms. जो कार्बन और सोडियम एटम्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? तो जो हमारा कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। क्लियर? तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,4, क्योंकि 2n² के अकॉर्डिंग फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जो बाकी बचे हैं वो हम सेकंड शेल में फिल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 2,4। सोडियम के केस में एटॉमिक नंबर उसका 11 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8,1, क्योंकि के शेल में 2n² रूल के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं, और जो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स है वो हम एम शेल में फिल करेंगे। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,4, और जो Na है सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,1। So the next question is, if K and L shells of an atom are full, K और L शेल है किसी भी एटम की, दोनों फुल हैं, then what would be the total number of electrons in the atom? तो जो एटम है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अभी देखो K और L शेल हमारी फिल है, 2n² रूल के अकॉर्डिंग जो K शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जा सकता है, और L शेल है उसमें 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जा सकता है। 2 plus 8 is equals to क्या हो गया? 10. Therefore 10 electrons will be present in the structure of that atom. तो वो कौन से ऐसा एटम होता है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी दोनों शेल्स फिल रहती हैं? वो होता है नियोन, क्योंकि नियोन एक इनर्ट गैस है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8। दैट इज उसकी जो दोनों शेल्स होती हैं वो कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम? अब वैलेंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की? अभी देखो जो मैग्नीशियम है उसका क्या एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। क्लियर? 12 एटॉमिक नंबर होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,2, क्योंकि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
L में 8 और जो बचे हैं हम M में लिखेंगे, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 हैं, तो इसकी जो वैलेंसी है वो 2 हो जाएगी। सल्फर के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका होगा 2,8,6, क्लियर, दैट इज इसको जो यदि 6 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इसका ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा, इसीलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। तो वैलेंसी इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे 8-2, क्योंकि उसे अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, तो 2,8,8 उसकी वैलेंसी उसकी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगी और वैलेंसी क्या हो जाएगी सल्फर एटम की 2। बट ये चार्ज यदि होगा इस पे तो माइनस का चार्ज आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। अब यहाँ पे क्लोरीन का केस है, क्लोरीन में 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,7, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 8-7, क्योंकि उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए क्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी 1 और क्लोरीन पे चार्ज आता है हमारा नेगेटिव, क्लियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the number of electrons in an atom is 8 and the number of protons is also 8, then what is the atomic number of the atom and what is the charge on the atom? कोई भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन है जिसका कोई भी हमारा एटम है जिसमें जो 8 है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उसमें 8 प्रेजेंट है, देन यू हैव टू आंसर दैट व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम, जो हमारा चार्ज है एटम पे वो कितना होगा। तो एटॉमिक नंबर कितना होगा 8 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है ना, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा। व्हाइल द चार्ज ऑन द एटम इज 0, जो चार्ज होगा एटम पे वो 0 होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दोनों का चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, तो वो न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसीलिए जो चार्ज होगा एटम पे 0 होगा, दैट इज इन दिस केस एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्लियर। So the next question is, with the help of the table 4.1 find out the mass number of the oxygen and sulfur atom। आपको वहाँ पे जो टेबल गिवन है एनसीईआरटी में उसमें आपको कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइंड आउट करना है कि ऑक्सीजन और सल्फर एटम का मास क्या होगा। मास नंबर इज इक्वल टू हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं 8 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 8 होते हैं, तो उसका मास नंबर कितना हो जाएगा 16, क्लियर। सल्फर का मास नंबर कितना हो जाएगा, सल्फर के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 होते हैं, तो सल्फर का मास हो जाएगा 32 यूनिट्स, क्लियर, दैट मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी 16 यूनिट्स व्हाइल द मास ऑफ सल्फर विल बी 32 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द सिंबल H, D and T tabulate 3 subatomic particles found in each of them। H, D, T सिंबल्स के लिए हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। अब बात आती है H, D, T क्या होते हैं। H, D, T जो होते हैं ये हमारे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, क्लियर, हाइड्रोनियम, ड्यूटोनियम एंड ट्यूटोनियम, क्लियर। तो हाइड्रोनियम में क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 1 ही उसका मास होता है, क्लियर। तो ये प्रोटॉन कितना होगा उसमें 1, न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉन 1। डी में क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 एटॉमिक नंबर है, मास नंबर 2 है, तो प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 1। टी के केस में क्या होगा 1 उसका मास तो सेम रहेगा, सॉरी एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा तीनों का 1 1 1, बस मास नंबर यहाँ पे डिफरेंट हो गया 1 2 3, क्लियर। तो टी के केस में क्या होगा, टी में जो 3 है उसका मास नंबर हो जाएगा, तो उसमें प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन तो 1 ही रहेंगे बट न्यूट्रॉन की जो नंबर है वो बढ़ जाएगी, वो 2 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे। तो H में 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, D में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 न्यूट्रॉन और T में 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। So the next question is write the electronic configuration of any one pair of isotopes and isobars। isotopes और isobars के किसी भी एक पेयर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमें। तो अभी देखो आइसोटोप्स का एग्जांपल हो गया 17Cl35 एंड 17Cl37, दैट इज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक नंबर तो जो एटॉमिक नंबर है वो दोनों सेम है, मास नंबर दोनों के डिफरेंट है, तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा विल बी सेम, बिकॉज 17 क्लोरीन एटॉमिक नंबर तो सेम है और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर के बेसिस पे निकालते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2,8,7, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन विल बी सेम, क्लियर। बट जब आइसोबार्स का केस आता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ आइसोबार्स वुड बी डिफरेंट, दोनों आइसोबार्स का जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि सपोज करो यहाँ पे एक कैल्शियम है, क्लियर,
उसका 20 है हमारा जो एटॉमिक नंबर है, तो उसको 2,8,8,2 लिखेंगे, जबकि आर्गन के केस में क्या होगा 18 होता है उसका एटॉमिक नंबर, इसलिए उसको लिखेंगे 2,8,8, पर दोनों का जो मास नंबर है वो इक्वल होगा। तो ये हो गए हमारे आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के एग्जांपल्स और उनके हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने जो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें जो इंडेक्स क्वेश्चंस थे उनके बारे में डिस्कस किया। इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। टिल देन, गुड लक।